हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कल अपने क्वेश्चंस दिए थे, आपने किए? आई कंप्लीटेड योर फर्स्ट एक्सरसाइज। यस बॉयज एंड गर्ल्स। ये कौन है भाई? प्रभांशु त्रिपाठी। राहुल गुप्ता भी आ गया। चलिए, so now today we are going to learn, that is how we are going to, okay, so now today we are going to learn to calculate the compound interest by using formula। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उस फॉर्मूले को लर्न कर लेते हैं। ओके, सो नाउ फॉर्मूला इज व्हाट, amount is equals to P into 1 plus R upon 100 power. Now this is the formula to calculate the amount। We can directly calculate amount, हम लोग directly amount calculate कर सकते हैं if principal is known to us and rate is known to us and this one। So let's पहले introduce कर लेते हैं यहाँ पे क्या चीज क्या है। So this will be your amount, okay, P as you know it is a principal, ठीक और तो कुछ यहाँ पे छूटा नहीं है ना पिछले एक्सरसाइज में। हाँ, बस यही था, कल तो आप पहले सब समझा ही दिए। ठीक है, आर आपका है रेट, एन इज योर नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। sometimes it may equals to time also, okay, sometimes it may equals to that is इसके बराबर होता है, but it is not sure कि वो इक्वल होगा। ओ माय गॉड, लाइन, ओ माय गॉड, सब 8 16 20 पे ही आते हैं। ओके, ओ माय गॉड, अभी नहीं आना, नहीं आना। चलिए, so now these are the groups। Now how we can calculate compound interest? So compound interest, as we know, it is amount minus principal, so we can write P1 plus R upon 100 power n minus T। So when we take P common, it becomes a 1 plus R upon 100 power n minus 1। So this is the formula for compound interest। बहुत ही रेयरली हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी कैन कैलकुलेट अमाउंट एंड अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो वी विल गेट, है ना। सो इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट वी हैव टू यूज टू कैलकुलेट, दैट इज अमाउंट एंड दैट इज कंपाउंड। इज दैट क्लियर? सभी को फॉर्मूला दिख रहा है? अब यहाँ पे कुछ चीजें होंगी, so here we are having a different cases also। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। इसी मेन फॉर्मूला में हम लोग क्या है, कुछ टाइप्स को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन अमाउंट व्हेन क्लियर। सो व्हेन इंटरेस्ट बी, ये केस वन है, व्हेन इंटरेस्ट compounded
एनुअली, ठीक है ना। अगर एनुअल का केस है देन वी कैन राइट लाइक दिस ओनली। अब नंबर 2 क्या हो सकता है, case number 2 when your interest is given in fraction, interest borrow, that is now when the interest is compounded annually but the rates are different for different year, अगर different years अलग अलग सालों पे जो है अलग अलग, जैसे ये तो क्या है when all the years are having same rate of interest। लेकिन आपको पता है जब बैंक आपको लोन देती है, जैसे हम लोग कार लोन लेते हैं या हम लोग जो होम लोन लेते हैं, सो होम लोन्स में क्या वी आर हैविंग अ टू ऑप्शन। बैंक आपसे पूछता है कि सर आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे, यू वांट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और यू वांट अ वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक फिक्स कर देती है 14% मींस 14%। मे भी हो सकता है अगर हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देती है, 10% कर देती है, 11% कर देती है। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार एवरी ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता है। लेकिन अगर आपने चूज किया फिक्स तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एवरेज फिक्स ले लेती है, दैट इज 15। तो आपका वो रेट कम होने पर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 ही रहेगा। लेकिन हाँ फायदा क्या होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया 18 हो गया तो भी आपका 15 ही रहेगा। यानी वहां पे चांसेस क्या होते हैं, टोटली लक है आपका कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो आप फायदे में हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घट गया तो आप जो है नुकसान पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं हमें वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस एवरी ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी चेंज्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी फिक्स्ड वन। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी ईयर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कंपाउंडेड 3 इयर्स आ जाएगा, अगर मतलब कंपाउंडेड एनुअली है एंड 3 इयर्स में हो रहा है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, बट आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है एवरी ईयर, सपोज दैट फर्स्ट ईयर इट इज R1, सेकंड ईयर इट इज R2, ठीक है, थर्ड ईयर इट इज R3 and so on, then your amount is equals to P1 plus R1 upon 1 plus R2 upon 100, 1 plus R3 upon 100 and so on। ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आपको ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आया? ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है? प्रीवियस चैप्टर को याद करिए, आपने सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला था व्हेन दैट शॉपकीपर गिव्स अ सक्सेसिव पर्सन, अगर उसने एक से ज्यादा डिस्काउंट दिए हुए हैं देन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द दिस वन। आपने देखा था ऐसा ही कोई फॉर्मूला था, बस डिस्काउंट था इसमें माइनस 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 था, लेकिन था ऐसे डिस्काउंट 1 अपॉन 100, डिस्काउंट 2 अपॉन 100, डिस्काउंट 3 अपॉन 100। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम परसेंटेज में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, दैट इज कौन सा, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट। एंड नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसको अप्लाई करेंगे। हमने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अप्लाई करेंगे। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, ये ठीक है। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है, दैट इज क्या है आपका न्यू वैल्यू। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग अ न्यू वैल्यू ना, तो प्रिंसिपल हमारा क्या था, दैट इज द ओल्ड वैल्यू। सो ओल्ड वैल्यू इनटू 1 प्लस क्या है आपका, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, अमाउंट इज इक्वल्स टू 100 प्लस r अपॉन 100 इनटू प्रिंसिपल। अब देखिए आपका मैच कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। क्या लिख सकते हैं, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट अपॉन 100 इनटू ओल्ड वैल्यू। मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, यानी वो वही फॉर्मूला है, यानी वही चीजें हो रही हैं, बस यहाँ पर n आ गया। क्यों? क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम्स, ये एक ही बार जो है यहाँ पे हम एक ही बार का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 है। तो वी आर हैविंग अ n टाइम्स। अगर आप n इयर्स के लिए निकाल रहे हैं, मतलब सपोज करिए कि कंट्री का पॉपुलेशन, आपने क्वेश्चन किया ना कि अगर कंट्री का पॉपुलेशन है 100, ठीक है, तो बताइए अगर वो 10% के रेट से इंक्रीज कर रहा है तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स।
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया ओल्ड वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू इंक्रीज परसेंट पे 100 प्लस 10 अपॉन 100 इनटू क्या आ जाएगा ओल्ड वैल्यू, लेकिन कितने साल है 3 साल, यहां पे लगा दिया 3। इज दैट क्लियर? यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे पावर दे दिया 3 आपका डायरेक्टली इयर्स के लिए। सो वी कैन अप्लाई दिस वन। हां क्वेश्चन नहीं एग्जांपल है, ऐसे बता रहे। इज दैट क्लियर? तो ये जो अमाउंट का फॉर्मूला है ना, ये वही से आया है। आप सोच रहे हो कि ये नया फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ, कहीं से नहीं डिराइव हुआ है, वो वहीं से डिराइव होकर आया है परसेंटेज चैप्टर से। इज दैट क्लियर? वही है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं आप, पुराना वही परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो परसेंटेज ही है। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि यू हैव टू पे 10% ऑफ इट, आप उसको ऐड करके नया वैल्यू निकाल दे रहे हैं, पढ़ तो परसेंटेज ही रहे। क्लियर? दैट क्लियर? अब आएंगे हम क्लास ले रहे हैं, 8:30 बज गए, आप पहले ही लेके जाते हैं आप। ठीक है, क्लियर दिस वन? अभी इसमें किसी को डाउट नहीं है? तो अगर आपका यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट ईयर्स, इफ एवरी ईयर वी आर हैविंग एवरी ईयर वी आर हैविंग डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है आपका डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है हर साल अलग अलग हो जाएगा, तो हमारा कुछ नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये एन अभी भी एन ही रहेगा, 3 इयर्स के लिए दोगे तो 3 टाइम्स ही लिखा जाएगा, बट द चेंज इज देयर। For every year we are having 1 plus r upon 100, 1 plus r2 upon 100, 1 plus r3 upon 100। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, तब भी कोई चेंज नहीं हो जाएगा। 100 plus r1 upon 100, 100 plus r2 upon 100, 100 plus r3 upon 100, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। इज दैट क्लियर? अब ये तो एक और केस हुआ कि जब आपका डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एवरी ईयर। अब अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जो है टाइम ही फ्रैक्शन में हो जाए। चलिए आइए टाइम को ही फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 30 मिनट तो बंद ही चलेगा। 8:20 तक आ नहीं रहे थे तो आएंगे ही, क्लास वहां पहले करने जा रहा था। हमें दूर से सफर कभी-कभी मुझे दिन 10 मिनट लेट हो जाता है, 40 किलोमीटर आने में। मैं रोज आके वेट करता था, मैं सिर्फ क्लास वहां लेता था। आज मैंने कहा आज मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था, देख रहे हैं अभी कितना परसेंट है, तो वहां पावर नहीं पहुंचता मेरे पास। अच्छा नहीं, यहाँ से नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए मैं यहाँ लगा के, मुझे रोज क्या ना पहले चार्ज करके रखता था। उधर क्लास लेता था किसी में खाली हो गया नहीं? हाँ अभी वो खाली होगा, वहां खाली होगा, पहला वाला खाली होगा। हाँ दूसरा वाला सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। बिल्कुल अपलोड कर देंगे बच्चों, टेंशन मत लो, आज का वीडियो अच्छा बनेगा सर। वहाँ कहीं भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम कहीं भी कर देते हैं, जहाँ सब करते हैं हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर देते हैं, इससे कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए देखिए केस 3। अब केस 3 में क्या कह रहा है, व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर द टाइम इज इन फ्रैक्शन। अब जैसे आपका टाइम कैसा हो जाए, सपोज करिए n इज इक्वल्स टू 3/5 इयर्स। अब ऐसा हो जाए तो आपने अभी देखा कि इंटरेस्ट भी कंपाउंडेड एनुअली, तो जब एनुअली कैलकुलेट होता है तो टाइम इज इक्वल्स टू n के बराबर हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू टाइम के बराबर हो जाता है, यानी n की वैल्यू t के बराबर हो जाती है। क्लियर? अब ये जो है n अगर t के बराबर है तो सर इसको कैसे लेंगे, n तो हमारा, फिर सर हम कैसे स्क्वायर, पावर 2 है तो समझ में आता है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 3 है 3 बढ़े, पर सर ये फ्रैक्शन में जाएगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट केसेस, ठीक है ना। सो फॉर सच अगर आपका, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, अगर आपका ऐसा हो जाए a/b, यानी फ्रैक्शन ऐसा हो जाए, एक होल नंबर हो और साथ में क्या हो, फ्रैक्शन में हो टाइम, ऐसा हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू p प्लस 1 r/100 पावर p, साथ में मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस a/b इंटू r
अपॉन 100। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझा दिया जाए कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ, और तो कुछ छूटा नहीं ना। चलिए अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा नया क्या निकाला है सब। ठीक, अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझना है। सपोज करिए प्रिंसिपल आपका 100 है, रेट आपका 10% पर एनम है, ठीक है ना। टाइम हमने दे दिया है दैट इज 1.5 ईयर है। कंपाउंडेड क्या है, एनुअली है। यानी इंटरेस्ट एक एक साल पे कैलकुलेट हो रहा है। जब इंटरेस्ट एक एक साल पे कैलकुलेट हो रहा है तो इस आधे साल का क्या होगा। चलिए ठीक है, अब इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट, कैसे अमाउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, आपने पढ़ा अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि टाइम 1 ईयर ही हम लोग ले रहे हैं, पहले हम लोग 1 ईयर का निकालते हैं। So 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो दैट इज 10% ऑफ प्रिंसिपल। भाई 10% ऑफ प्रिंसिपल निकालेंगे, दैट इज योर आपका हो जाएगा तो ये जाएगा प्रिंसिपल प्लस 10। अब जब यहाँ पे वैल्यू रखें 100 प्लस 10% ऑफ 100। नहीं, अच्छा फॉर्मूले में समझाते हैं ना, पहले फॉर्मूले में समझा देते हैं फिर बताते हैं। चलिए ऐसा रख दिया आपने, और इसको भी हमने क्या आर भी रखा, चलिए 8% रखा। तो आप देख रहे हैं इसमें से क्या निकल कर आएगा, कॉमन p कॉमन हो जाएगा 1/r प्लस आगे। अब देखिए ना ये वाला पार्ट आ गया। अमाउंट अभी देखिए हमने अमाउंट भी निकाला है, अमाउंट इज इक्वल टू p + 1 + r/100। ये अभी एक साल के लिए। नाउ दिस आपको ये पता है कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। पढ़ा आपने अभी बेसिक मेथड में पढ़ा था, आपने जो पहला एक्सरसाइज किया उसमें ही पढ़ा कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही सेकंड ईयर का क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अगर ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है देन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब अगर हम हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला फिर वही है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इस बार हमारा प्रिंसिपल क्या है, ये अमाउंट 1 है। ठीक है ना, हमारा जो प्रिंसिपल क्या है वो है अमाउंट 1 है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अमाउंट 1 की वैल्यू रख देते हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बाकी का क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ये करते हैं ना, फिर हम लोग क्या करते हैं SI2 निकालते हैं। तो SI2 अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इसका, तो कैसे निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए तो कह सकते हैं हम लोग वहां पे P प्रिंसिपल, तो P प्रिंसिपल आपका फिर से ही होगा। अब देखिए प्रिंसिपल फिर से आपका क्या हो जाएगा 1 + r/100। टाइम कितना हो जाएगा आपका, रेट तो आपका वही रहेगा रेट। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज आपका A/B, क्योंकि अब आपका बचा हुआ टाइम कितना था, A/B, यानी हाफ ईयर ओनली। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कोई चीज समझ में ना आए ना तो उसको ऐसे रख दो। ठीक है, जो चीज समझ में ना आए उसको हटा दो, फिर से समझने की कोशिश। प्रीवियस एक्सरसाइज सबको समझ में आया था, सबको प्रीवियस एक्सरसाइज समझ में आया था कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब उसी को फिर से देखिए। अब हमें क्या करना है, 1.5 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा पहला मेथड क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर। ये तो समझ में आता है सभी को, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। चलिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालते हैं। चलो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होना चाहिए, कैसे निकलेगा, तो 100 प्लस 100 into 10/100 into 1। So
कितना हो गया बेटा 10 रुपीज। वो 10 रुपीज ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये समझ में आ रहा है सभी को कि हम लोग SI1 निकालेंगे आएगा 100 into 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 110 रुपीज आपका इंटरेस्ट आ गया। अब 10 रुपीज इंटरेस्ट आ गया तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 10 रुपीज यानी 110 रुपीज। नाउ ये आपका जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाता है प्रिंसिपल। ठीक है ना, अब सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे लेकिन सेकंड ईयर में हमारा क्या है सिर्फ हाफ ईयर, कंप्लीट टाइम तो है नहीं हमारे पास। चलिए ठीक है हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 110 इनटू रेट कितना हो गया पर टाइम कितना हो गया 1/2। आपने देखिए यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई किया 1/2। ठीक है, आपने टाइम मल्टीप्लाई किया 1/2। सो अब यहां से क्या होगा 0 0 कट गया, क्या क्या दैट इज 11/2 दैट इज इक्वल टू 5.5 यानी 5 रुपए 50 पैसे आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, सो दिस इज योर इंटरेस्ट नंबर 2। अब अमाउंट 2 कितना हो जाएगा अमाउंट 2 इज इक्वल टू कितना हो गया दैट इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 110 प्लस 5.5 सो दिस विल बी इक्वल्स टू 115.5। ये इस तरीके से निकलेगा, ये तो फर्स्ट मेथड से निकला। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं ना आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि दोनों कैसे सेम है। ठीक है, ये समझ में आया सभी को कैसे हमने कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, उसको जोड़ा प्रिंसिपल में तो हमारा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया। सेकंड ईयर से प्रिंसिपल से हमने हाफ ईयर का ही इंटरेस्ट निकाला, सिर्फ हाफ ईयर का, क्योंकि हाफ ईयर बचा था हमारे पास, कंप्लीट ईयर तो गया ही नहीं, इसलिए हमने वहां पे क्या कर दिया हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। कंप्लीट ईयर होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते कि नहीं, तो ये चीज का। ठीक, अब चलिए देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब सबको याद रहेगा 115.5 जो है आपका फाइनल आंसर आया था। ठीक है, अब देखिए इससे कैलकुलेट करिए, इससे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले में क्या 100 रख दिया प्रिंसिपल की जगह 1 प्लस 10/100 रख दिया। पहला p की वैल्यू कितनी है p हमारा ये है यानी 1 रख दिया। ठीक है ना, 1 प्लस r कितना है 10 फिर कितना रखा a/d यानी कि 1/2 रखा अपॉन इज दैट क्लियर। चलिए यहाँ पे ये कट गया, ये मत काटो, अभी काटो मत, सब कट जाएंगे सब कुछ। ठीक है ना, ये 100 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 110/100। अब यहाँ पे देखिए 2 इसको कट कर देगा 5, यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना जाएगा 105/100। 800 से ये 100 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब 11 से इसको मल्टीप्लाई करिए 11 5 55 5 क्या है 11 0 0 55 11 हो गया, 1 0 बचा हुआ है 10। आंसर कितना आया बेटा, समझ में आया? यानी दोनों एक ही चीज है। तो ये हाफ कहां पे आ रहा है क्योंकि जो बचा हुआ हाफ फ्रैक्शन है तो हम लोग उसको फ्रैक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते। जब हम फ्रैक्शन का पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं हम फ्रैक्शन को वहां पे रेट को ही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रेट हमारा जो है वो 1 साल के लिए 10% था, हाफ ईयर के लिए 10% नहीं होगा, हाफ ईयर के लिए केवल कितना होगा 5%। इसलिए देखो यहाँ पे अपने आप हाफ हो गया, यानी जो भी फ्रैक्शन आपको दिया जाएगा उसी फ्रैक्शन से, यानी जो भी आपका फ्रैक्शन होगा, यानी टाइम अगर आपका कैसे मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर पार्ट होगा फ्रैक्शन पार्ट होगा, तो होल नंबर तो यहाँ पे जगह रहेगा, फ्रैक्शन पार्ट क्या करेगा रेट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज द फॉर्मूला हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे अगर हमें जो है टाइम फ्रैक्शन में दे दिया जाए, then how we are going to calculate the amount and how we are going to calculate the compound interest। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले कहीं से नए बिल्ड होकर नहीं आए, सारे परसेंटेज पे ही कैलकुलेटेड है। ठीक है ना, सारा वही सिंपल इंटरेस्ट ही लग रहा है, कहीं पे कोई नया चीज नहीं लग रहा है। कॉन्सेप्ट एक है कि एवरी ईयर का इंटरेस्ट ऐड होकर नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अब केस नंबर, बस 3 ही केस है, चलिए 3 ही केस है 3 ही केस। अब देखिए इसका एक एप्लीकेशन भी मिलता है। अब ये तो आपने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट, पैसे का लेन देन हो गया,
ठीक है, आपको पता है यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका जो है किससे यूज हो जाता है, पॉपुलेशन की इंक्रीज और डिक्रीज पर भी। आपको पता है कि अगर एक गांव में एक फैमिली रहती है, ठीक है ना, एक गांव में अगर एक फैमिली रहती है और उसने 2 बच्चे पैदा किए, 2 लड़के पैदा किए, अभी 2 बच्चे 2 पैदा करेंगे तो फिर ये होगा, फिर ये 2 पैदा करेंगे तो फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, कुछ दिनों के बाद उसकी फैमिली गांव बन जाएगी। ये है हिंदुस्तान। समझ में आया कि नहीं? समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा ही होता है हिंदुस्तान में, ठीक है। यानी अगर हमारी पॉपुलेशन आज 1 लाख है तो ऑब्वियसली अगर 10% इंक्रीज कर रही है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10% और उसमें ऐड हो गया, ठीक है ना। अब वो जो 10% ऐड हुए, 1000 फैमिली और ऐड हुई है, तो अभी क्या होता है, 1 लाख तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, लेकिन जो 1000 फैमिली बढ़ गई है वो भी तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी, वो 1 लाख से भी बढ़ेगी और 1000 से भी बढ़ेगी। तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो यानी पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, प्राइस का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये सारा का सारा किससे कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो आपने परसेंटेज चैप्टर पे जो है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अगर हमारी पॉपुलेशन आज जो है 1000 है और अगर वो 10% के रेट से इंक्रीज कर रही है तो आज से 5 इयर्स के बाद आपकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो हम लोग क्या करते थे, सर इसको तो 5 टाइम्स निकालना पड़ेगा, पहले 1000 का 10% निकालेंगे, ऐड करेंगे, फिर जाएगा, फिर उसका 10% निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे, देन वी आर गोइंग टू गेट द आंसर। क्यों करेंगे, नहीं करेंगे सर, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा रेट और ये हो जाएगा हमारा टाइम। हो गया सारी चीजें, लगाइए इसका फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू 1000 1 प्लस 10/100 पावर 5 डाल दीजिए 5 इयर्स के लिए, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर एवरी ईयर रेट जो है वो 10% हो गए, पहले साल 10% बढ़ रहा है, दूसरे साल पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई 5%, फिर 20% इंक्रीज हुआ, फिर 10%, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। When it is going to increase, then you have to write here plus. When it is going to be decrease, then you have to write here minus. बस इतना ही अंतर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से जो है पॉपुलेशन का इंक्रीज और डिक्रीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अपने रियल लाइफ में, ठीक है ना। प्लस हुआ तो प्लस करना है, माइनस हुआ तो माइनस करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर डिफरेंट ईयर में डिफरेंट रेट होगा तो आप भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए 2 साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा था, पहले 2 साल से डिक्रीज किया, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, 5वां साल। पहले साल में डिक्रीज कर गया 10%, फिर डिक्रीज कर गया 10%, इंक्रीज कर गया 20%, डिक्रीज हो गया 5%, इंक्रीज कर गया 20%। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे छोटी सी वैल्यू दे देंगे, ठीक है ना, मान लीजिए 100 ही दे, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, पहले 2 साल में क्या है, -10 लगाया, पावर 2 कर दिया, सेम टू सेम है इसलिए पावर 2 कर दिया। दूसरे साल में चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, +20 हो रहा है। अब देखिए +20 हो रहा है, +20 की 2 बार है, पावर 2 डाल दिया, 1 - 5/100 कर दिया, माइनस वाला एक ही है, फिर आप सोल्व करें, ठीक। कितना इजी, क्लियर ना, कितना इजी है, नथिंग विल बी देयर, कुछ भी नहीं है। तो जितनी बार सेम रेट होगा उसको उतने टाइम्स लिख दीजिएगा। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, 1 - 10/100, 1 - 10/100, 1 + 20/100, 1 - 5/100, 1 + 5 बार लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सेम चीज है वो तो रिपीट करेगी ना, जो सेम चीज है वो तो रिपीट करेगी, तो आप पावर 2 भी डाल सकते हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज आपको 5 टाइम्स में कैलकुलेट करना पड़ रहा था, दैट यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग ओनली वन सिंगल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यू कैन कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बेनिफिट यहाँ पर क्या है कि हमने आपको क्या बताया था, परसेंटेज वन वे है,
परसेंटेज वन वे है, एक ही तरफ जा सकते हैं, वापस माइनस नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से बढ़ा है यहाँ पे माइनस हुआ है तो हम यहाँ से प्लस कर देंगे तो वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसको एक्स लेना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, अरे पी की जगह यहाँ पे एक्स कर दीजिए, अमाउंट की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करना जानते ही हैं। तो आप समझ सकते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में यूज नहीं होता बच्चों, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ प्राइस। आपका मशीन, आपने कार खरीदी, कार का रेट एवरी ईयर 10% डिक्रीज हो रहा है, तो बताइए 4 साल बाद आपकी कार की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल, आपके पापा ऐसा पूछते हैं, बिल्कुल पापा मैं बता देता हूँ कितनी होगी, ठीक है 10% के रेट से डिक्रीज हो रहा है, आपका फाइनल अमाउंट निकालना है, आपको डिक्रीज हो रहा है, बस फॉर्मूले में माइनस कर दीजिएगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगाइएगा, अपनी कार का करंट प्राइस रखिएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा, पापा 4 साल बाद आपकी कार का प्राइस इतना होगा। ज्यादा उड़िए मत हवा में, आपने कार खरीदकर पूरी बेवकूफी की है, इससे अच्छा प्रॉपर्टी खरीद। एवरी ईयर 10% इंक्रीज हो रहा है, 5 लाख लगाते 5 साल बाद 10 लाख रुपए ले लेते। कार खरीदी 10 लाख की, 5 साल के बाद सिर्फ 5 लाख रुपए की भी कार नहीं बिकेगी, ठीक है। ऐसा समझा सकते हैं आप, तो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे बन पाओ। इज दैट क्लियर? समझ में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मजेदार चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा करेंगे तो पापा हैप्पी हो जाएंगे, समझिए उनको ये फील होगा कि मेरा बेटा पढ़ लिख लिया, अभी जाके लगा कि बेटा पढ़ा लिखा है, नहीं तो वो लग रहा था क्या पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ आता ही नहीं है इसको, ठीक है ना। जब ऐसे बोलना शुरू कर दोगे बोले तब सबसे बोलेंगे, देखें मेरा बेटा बता देता है, आज आप कार खरीदोगे 5 साल बाद कितनी उसकी प्राइस होगी, आज आप जमीन खरीदोगे उसकी जमीन की कीमत 10 साल बाद कितनी होगी, मेरा बेटा की चुटकियों बता देता है, ठीक है ना। तो ऐसे पापा को हैप्पी फीलिंग आए, मेरे बेटे को आ गई मैथमेटिक्स आ गई भाई, ठीक है। चलिए ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, चलिए अब एक्सरसाइज में चल के देखते हैं कि जो चीजें हमने सीखी हैं क्या वाकई हम लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 11B, ऑल आर रेडी। थक जाइएगा तो बता दीजिएगा, जब आप लोग थक जाएंगे कि सर बस अब बहुत पढ़ा दिया आपने, हम लोग वेपराइज हो रहे हैं, तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए पहला ही क्वेश्चन है, बाय यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ये देखिए अभी फर्स्ट के 4 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, फर्स्ट के 4 क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं। सो व्हाट इज गिवन, ₹6,000 फॉर 2 years। आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ अमाउंट पहले कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट तो लास्ट में निकल जाएगा प्रिंसिपल माइनस करने से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। नाउ प्रिंसिपल इज योर 6,000, हियर टाइम विल बी 2 years, रेट 9% पर एनम, कंपाउंडेड। मैंने पहले कहा ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कंपाउंडेड एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे जब वो स्पिन बॉलर बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में, तो बॉलर को देखना जरूरी नहीं है, पहले देखो कि स्लिप में कितने फील्डर लगे हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पिन बॉलर अगर बॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली बॉल को स्पिन होना है, स्पिन करके बाहर निकलेगी, अंदर निकलेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्लिप के अगल बगल यानी कितने फील्डर लगेगा। अगर अगल बगल फील्डर नहीं है, बिंदास के लोग, बगल में फील्डर है तो बहुत संभल के, ठीक है ना। ये सब स्लिप के फील्डर, इन पे बहुत नजर रखनी पड़े, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब हमारा जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट। फॉर्मूला सबसे पहले लिखना सीखिए, फॉर्मूला लिखना सीखिए 1 + r/100 पावर n। सबसे पहले फॉर्मूला आप चाहे तो इस फॉर्मूले पे ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, इससे आपको इजी हो जाता है। ये मेरा रेडीमेड फॉर्मूला है, अगर बच्चे ऐसा लिखे तो ज्यादा इजी लगता है, मुझे लगता है कि ये बहुत इजी होगा, ठीक है ना। बट बुक्स में ऐसा रहता है तो बच्चे इसी को सीख जाते हैं, बट आई थिंक कि बच्चों को ये सीखना चाहिए।
क्योंकि ऐसा हम लोग पिछले 2 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें जो है अच्छी फीलिंग देता है। बगल में है तो स्टिक्स मारो, बगल में अगर है ना तो फुटवर्क का पूरा इस्तेमाल करो, फ्रंट फुट पे जाके खेलो, ठीक है ना। अगर आपका स्लिप में फील्डर है तो कभी भी जो है ना बैक फुट पे नहीं खेलना। सर वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। सर बैटिंग करते नहीं है लेकिन सर बहुत अच्छे बैट्समैन है। चलिए आइए आंसर। So now we are having a 2 formulas. Let me see कौन से अप्लाई करते हैं। हम तो इसी को अप्लाई करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल हो जाएगा, प्रिंसिपल इज योर 6000, 100 प्लस 9 अपॉन 100 पावर 2 इयर्स है तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 2, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो टाइम ही हमारा n का वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए आइए 6000 100 एंड क्या लिख रहे हैं 109 upon 100 power 2, that is 6000 into 109 into 109। हाँ एक चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बेकार है, कैलकुलेशन। इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना कि बड़ी गर्म हो जाएगी, है ना। वो भी मल्टीप्लाई ये बहुत ज्यादा करना पड़ता है। चलिए आइए मल्टीप्लाई करेंगे 109 109, so 9 9s are 81, 9 1s are 9, 901189981111। देखो भाई कैलकुलेशन सही है, सर का कैलकुलेशन देख लो जरा सा। सर बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं ना, जरूर नोट करो, ठीक है। उसमें 6 भी मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 6 1 जा 6 6 8 जा 48, 8 आ गया 4 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 52, 5 आ गया 6 1 जा 6 6 5 11 हो गया 1 1 कैरी 6 1 जा 6 1 7 आ गया। जल्दी से देखिए आंसर मिलाइएगा भाई। 6 divided by 10, so that is equal to 7128.60. This is your amount. चेक करो, देखो देखो वैल्यू सही आई है। Now, अब अगर ये हमारा अमाउंट है तो व्हाट विल बी आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कर लोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सो 7128, ठीक है 0.60 माइनस 6000, so that is equals to कितना आएगा 1128.60 रुपीस। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, सही है। ओके चलिए वेरी गुड सर, मैं अच्छा कैलकुलेशन गुड सर को मैथमेटिक्स आती है। कैसा लगा? इजी है ये, इजी लगा ना, बहुत इजी है ये। लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही हार्ड चैप्टर मानते हैं पर मेरे को लगता है कि सबसे इजी चैप्टर होता है, बहुत ही आसान सा होता है। एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, हमें 4 फॉर्मूला पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके चलिए अब यस सर, वेट सर, बस 5 मिनट ओके स्टूडेंट्स, सॉरी आई हैव टू गो, ठीक है ना, एक डेमो लेनी है, सो चलते हैं फिर मिलते हैं। थैंक यू।